आज मैम रहमाना के अलावा किसने प्रेजेंट करना है या मैम रहमाना ही करेंगी? अगर वो करेंगे तो हम उनको कुछ वेट कर लेते हैं। थर्ड वीक। ओके। ओके, मैंने उसको लाइव कर दिया। चलें, उसको हम बाद में देख लें। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हैंड ओवर करूंगी आकिब को। आकिब, आप क्विकली उसका रिव्यू करके कल का जो हमने पाई टेस्ट का देखा था, और उसके बाद आप जो है वो एमएल फ्लो स्टार्ट करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बताएं, कल के लेक्चर में अगर किसी को कोई इशू है तो वो डिस्कस पहले कर लेते हैं, और ज़रा कल को समराइज भी कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो अगर किसी का पहले तो कोई क्वेश्चन है तो वो पुट कर सकता है। 5 मिनट है हमारे पास, तो वेट भी कर लेते हैं थोड़ा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पहले क्वेश्चंस कल के लेक्चर के रेलेवेंट डिस्कस कर लें, एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मेरा सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सर्ट कीवर्ड के बारे में था, लास्ट टाइम मैंने पूछा था। खैर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत गूगल किया, तो उधर से मुझे ये अंदाजा हुआ कि लाइक जब ये ट्रू होता है तो मसला नहीं होता। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि अगर फॉल्स हो जाए ना, तो फिर आप एरर क्रिएट करो। लाइक असर्ट का मतलब बेसिकली मैंने जो समझा वो यही है कि हर हाल में ट्रू होना चाहिए, अगर ट्रू नहीं है तो फिर मसला है। जी जी, इसका यही मोस्टली हम इसको यहीं पे या इसी तरह के यूज केसेस में इस्तेमाल करते हैं असर्ट को। बिकॉज उसके लिए तो हम ट्रू फॉल्स के लिए तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल उतना उसको उस तरह नहीं कह सकते कि ये ट्रू फॉल्स कुछ भी हो जाए तो खैर है। तो हम इसको जो देंगे ना, तो इसने इसके पास एक ही कंडीशन है कि वो आपको इक्वल करना है। अगर वो नहीं है तो फिर इसने फेल आपका टेस्ट केस कर देना है। तो इसका पर्पस बेसिकली हमारे पास यही होता है कि हम इसको इस तरह के जो यूनिट टेस्टिंग की टेक्निक्स में हम इसको अप्लाई करें। तो कल का लेक्चर सबको बाकी क्लियर है, राइट? ओके, आज का लेक्चर पे शुरू करते हैं। एमएल फ्लो को स्टार्ट कराने से पहले ना, मैं कुछ बेसिक्स और कुछ फाउंडेशंस बताना चाहूँगा जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि एमएल फ्लो पर डायरेक्ट जंप करना एक अच्छी अप्रोच होगी आप लोगों के लिए, अनलेस आपको यही नहीं पता कि उससे पहले वो कौन सी स्टेज आती है, उससे पहले कौन सी स्टेजेस हैं, उसके बाद कौन सी स्टेजेस हैं, ये किस नंबर पे लाई करता है। तो आज हम ज़रा देखेंगे जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक तो हमारा ये होगा कि एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट में क्या स्टेजेस होती हैं, और ये वर्ड एंड टू एंड जब हम बोलते हैं तो इसे एंड टू एंड कहा क्यों जाता है, इसकी हम रीजनिंग करेंगे। उसके अलावा हम इसके स्टेजेस को डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज में क्या होता है। उसके अलावा हम जो स्टेजेस के अंदर टूल्स होते हैं, कौन से टूल किस स्टेज में यूज करते हैं, हम इस चीज़ को भी आज डिस्कस करेंगे। बिकॉज इट्स सिमिलर टू डेवॉप्स, लेकिन जो हमारे पास एमएल ऑप्स का लाइफ साइकिल होता है वो डेवॉप्स के प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये नियर बाय होता है डाटा ऑप्स में।
तो हमारे पास इस चीज़ को, अगर आप ये ML ऑप्स को कोई फंडामेंटल समझ सकता है, तो इसके मल्टीपल वेरिएशन है जो आगे फ्यूचर में आप इसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप डाटा इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, आप इसको बिग डाटा एनालिटिक्स में भी कर सकते हैं, आप इसको अप्लाइड साइंटिस्ट के कोई रोल पे अगर कोई जाता है तो आप इसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले फंडामेंटल लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। Let me know if the screen is visible. Sir, it's visible. ओके ओके। अगर हम ML ऑप्स के प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल की बात करें तो ML ऑप्स के अलावा भी ना हमारी जो स्टेजेस होती हैं एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट या AI के प्रोजेक्ट में, वो कुछ सिमिलर होती हैं। अब यहाँ पर जब ML ऑप्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें डिसिमिलर हैं। वो ये कि आपके पास सिर्फ कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स जो है ना वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड ज़रूर होंगी, लेकिन इसमें और कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि आप उसे कहें कि मतलब इसका यहाँ होना बनता नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहली जैसे कि हमने फंडामेंटल्स में पिछली नोटबुक जब हमने की थी और मॉड्यूल्स में हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग, और हमारे पास स्टेजेस चलती हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो स्टेज आती है वो हमारे पास आती है डाटा कलेक्शन की और प्री प्रोसेसिंग की। सबसे पहले आपने डाटा कलेक्शन करनी है, उसमें क्लीनिंग करनी है, प्री प्रोसेसिंग करनी है, ये जो स्टेज होगी ना, ताकि हम उसको डाटा को एक खास किस्म के फॉर्मेट में ले आएं जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसा नहीं है कि उस डाटा में हर वो चीज़ कचरा कबाड़ उसके अंदर डाला हुआ है और वो हमें समझ उसकी नहीं आ रही कि इसका मकसद क्या है। तो वो चीज़ उसके डाटा के अंदर रखनी है जो यूजफुल है, जिसका हमारे से कोई ताल्लुक है, और हर उस चीज को रिमूव कर देना है जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है या डाटा की अंडरस्टैंडिंग उसके बगैर भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये जो स्टेज है ना, ये हमारी सबसे पहले। अब इसके अंदर हमारे पास डाटा कलेक्शन और डाटा प्री प्रोसेसिंग दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम डाटा कलेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास मल्टीपल डाटा कलेक्शन के सोर्सेज हो सकते हैं। आपके पास अगर स्क्रैपिंग आप कर रहे हैं तो स्क्रैपिंग का भी इसके दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड ये होता है कि आप स्क्रैप किया हुआ डाटा यूज कर लें। दूसरा मेथड इसका ये होता है कि आप एक वेब रियल टाइम ऑनलाइन स्क्रैपर बनाते हैं जो रियल टाइम स्क्रैपिंग करके उसको एक पर्टिकुलर डाटा फ्रेम की फॉर्म में ना एज अ API आपको डाटा दे रहा है। लेकिन वो इवेंचुअली API होता नहीं है, लेकिन उस तरह का उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिस तरह आपको वो एक डाटा दे रहा होता है। उसके बाद आप जो डाटा कलेक्शन उसकी आपकी स्टेज होती है वो कंप्लीट होती है, देन आप प्री प्रोसेसिंग करते हैं। दूसरी आपकी स्टेज होती है APIs की। वो आपको पता है कि APIs मल्टीपल हो सकती हैं। कोई आपने किसी भी ट्विटर की API यूज कर रहे हैं, ओपन AI की API यूज कर रहे हैं, तो ये डाटा को फेचिंग करने के लिए हमारे पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है स्ट्रीमिंग की। हमारे पास काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिस तरह काफका क्लस्टर्स होते हैं हमारे पास, वो रियल टाइम डाटा को या स्ट्रीमिंग डाटा के साथ डील करते हैं। इस तरह अपाची फ्लिंक है, ये भी हमारे पास टूल है जो स्ट्रीमिंग डाटा को डील करता है। इसी तरह हमारे पास एक चौथी कैटेगरी जो होती है डाटा की, डाटा कलेक्शन में, वो ये हो सकती है कि आपका जो डाटा है वो क्लाउड पे है और आप क्लाउड से डाटा को एक पर्टिकुलर एक्सेस लेकर, या आप किसी डाटा और उसके बाद डाटाबेसेस भी आपके पास है। तो ये सारी जो स्टेजेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास डाटा कलेक्शन के मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, और समटाइम हमारे पास एक ही सोर्स होता है, समटाइम हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। सो अब प्री प्रोसेसिंग की बात की जाए तो सबसे पहले डाटा क्लीनिंग आती है इसमें। उसके अलावा हमारे पास प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो स्टेज आती है फीचर इंजीनियरिंग, और उसके बाद उसके अंदर हमारे पास ये मतलब अनसॉर्टेड वे में भी लिखा हुआ है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। इवेंचुअली क्या होता है, डाटा क्लीनिंग होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर फीचर इंजीनियरिंग होती है, और उसके बाद उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। अब इनके टूल्स टेक्नोलॉजीज की बात कर लें तो हमारे पास पांडाज है, डेस्क है। पांडाज हम आपको पता है कि जो मशीन लर्निंग या डाटा साइंस में स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को कितना यूज़ करते हैं, डाटा को डाटा फ्रेम्स में उसके साथ आप उसकी मैनिपुलेशन करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। तो जो पांडाज है ये तो सिंपल है, इसका तो आपको पता है। अब ये डेस्क है, ये क्या चीज़ है? डेस्क भी हमारे पास इसी तरह की एक लैंग्वेज होती है, इसी तरह का हमारे पास एक फॉर्मेट लैंग्वेज होती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर आपने आप में से किसी ने पावर BI के साथ काम किया हो तो उसकी भी एक ये लैंग्वेज होती है जिसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं, उसमें हम क्यूरीज लिख सकते हैं, उसको डाटा को उसकी एनालिसिस को ईजी बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है वो हमारे पास आती है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की। जिस चीज़ को हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि इसमें हमने कुछ करना नहीं होता, सिर्फ हमने डाटा के ऊपर या तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है ताकि डाटा के इनसाइट्स को निकाल सकें, या फिर डाटा के जो ट्रेंड्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए हमने उसके ऊपर विजुअलाइजेशन अप्लाई करनी होती है।
ठीक है। इसकी अगर टूल्स और टेक्नोलॉजीज की बात की जाए, मैटप्लॉटलिब, बेसिबॉर्न है, प्लॉटली है, अल्टेर है, उसके अलावा कपलिंग्स भी है हमारे पास, जीजी प्लॉट है, डिफरेंट हमारे पास है ऑप्शंस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात की जाए तो पैंडास में भी होता है। हमारे पास स्टैट्स मॉडल है, अगर हमने प्योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इन्फिनेंशियल स्टैट्स करनी है परफॉर्म। उसके अलावा स्काईपाई है हमारे पास, ये भी सेम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अच्छा, जब आपके पास ईडी हो जाती है, फीचर इंजीनियरिंग होती है, तो उसके बाद आपके पास आती है मॉडल बिल्डिंग की स्टेज। ठीक है। अब मॉडल बिल्डिंग में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपने मॉडल को बिल्ड करने के लिए उसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लाइक टेंसर फ्लो है, पाइटॉर्च है, एसकेलर्न है, या जिसको आप साइकिट लर्न भी कहते हैं। उसके अलावा एक्सजी बूस्ट है, एलजीबीएम है। ये पूरे पूरे एक मॉडल के फ्रेमवर्क्स हैं। बेसिकली ये अपने आप में मॉडल्स भी हैं, लेकिन ये अलग लाइब्रेरीज भी हैं। तो आपको इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसको हम कहते हैं आजकल स्टेट ऑफ द आर्ट। वैसे आजकल स्टेट तो नहीं है ये काफी पहले आई थी, लेकिन इवन दो हमारी इंडस्ट्री में इसको अभी भी बहुत ज्यादा वो प्रमोट किया जाता है कि आप ऑटो एमएल का इस्तेमाल करें। ऑटो एमएल हमारा काम को बहुत ज्यादा आसान कर देती है। हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता, हमें सिंपल से एक दो लाइन लिखनी होती है। या समटाइम्स इसमें टूल ऐसे नो कोड टूल भी हैं जिनमें आपको इतना ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ता। जिसकी अब अगर एग्जांपल ली जाए तो ऑटो एस्केलर्न हमारे पास है, H2O एक प्लेटफॉर्म है, वो जो उसके ऊपर हम एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल ऑटो एमएल है। उसके अलावा हमारे पास और भी ब्यूटीफुल वाइज, उसके अलावा डिटेल लाइब्रेरी है। ये काफ़ी सारे ऑटो एमएल के हमारे पास टूल्स हैं और मल्टीपल और भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जो लिखे हुए हैं वही हैं या जो मैं बोल रहा हूँ वही हैं, मल्टीपल हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आपका टेस्ट है और आप क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हो। तो आपके पास एक बहुत बड़े ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ऑटो एमएल में आप मल्टीपल फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की बात करें तो हमारे पास इसकी भी लाइब्रेरीज है। इवेंचुअली इसके लिए लाइब्रेरीज को कभी नॉर्मली हम यूज़ करते नहीं है। सिंपल एक ही चीज़ से मॉडल भी ट्रेन कर रहे होते हैं, हम उससे भी कर रहे होते हैं। और ये लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मल्टीपल स्टेजेस के लिए कितना ज़्यादा डाइवर्स ऑप्शन है। बात कैट कर रहे हैं ना, कि एक स्टेज को आप एक काम से भी मैं पूरे एक एसके लर्न से मैं सारा काम कर दूं, एक वो भी मेरे पास ऑप्शन है। और एक मेरे पास ये भी ऑप्शन है, बहुत बड़े लार्ज स्केल है, जब मुझे रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि मॉडल ट्रेनिंग स्टेज में ये पैरामीटर्स हैं, इनको मद्देनजर रखना है। उसके ऊपर आपकी जो डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेज है उसमें आपने इन इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तो जब आपके पास इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइब्रेरी, कौन से फ्रेमवर्क में मुझे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये वाली अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप एक लार्ज स्केल पे जब जाते हैं तो आप इन चीज़ों का डाइवर्सिटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए किसका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है हम दो तीन चीज़ें इकट्ठी यूज़ तो कर देते हैं, लेकिन एक के होने की वजह से दूसरी चीज़ वर्क नहीं करती। अब इसकी सिंपल मिसाल अगर हम ले लें, तो अगर आप एक जगह पर सी बॉर्न का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लॉटली का भी इस्तेमाल करें, दोनों प्लॉट्स के लिए यूज होती हैं, तो आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आपकी एक लाइब्रेरी वर्किंग करना छोड़ जाएगी। अगर किसी ने यूज किया हो तो ये आपको शायद कभी ये एरर फेस करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा होते हुए मैंने फेस किया। तो कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, उनका मतलब आपको एट अ टाइम उस या एक को इस्तेमाल करेंगे या दूसरी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक आपका की नोट है जिसको आप अंडरस्टैंड करें, जो बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है। समटाइम इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इसी वजह से आ रहे होते हैं कि हमें नहीं पता होता एरर किस चीज़ का है, लेकिन दर हकीकत वो किसी एक लाइब्रेरी के होने या ना होने की वजह से वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है मॉडल एवेल्यूएशन स्टेज और वैलिडेशन स्टेज। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉडल एवेल्यूएशन के अंदर हमने अपना जो मॉडल अभी ट्रेन किया रिसेंटली, उसको हमने टेस्ट करना है। हमने उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, आया कैसी है, सिर्फ ट्रेनिंग पे हमें एक्यूरेसी दे रहा है या हमारे पास इसके और भी हमारे पास इसके वेरिएशन हो सकते हैं। ये टेस्ट डाटा अनसीन डाटा पे किस तरह परफॉर्म कर रहा है, मतलब इसने डाटा को रट लिया है या ये डाटा के पैटर्न्स के ऊपर अपना एनालिसिस करता है। तो ये जो स्टेज है इसको मॉडल एवेल्यूएशन कहते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक तो हमारे पास होती है कि मॉडल एवेल्यूएशन में हम केपीआईज को डिफाइन करते हैं। अब केपीआईज को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हमारे पास अगर क्लासिफिकेशन है, क्लासिफ के हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, दो क्लासेस को या मल्टीपल क्लासेस को, या ये यस है या ये नेगेटिव, या ये नो है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरह का हमारे पास यूज केस है। तो उसकी केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे पास डिफरेंट होंगे। यानी कि उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, प्रिसीजन होगी, रिकॉल होगी, F1 स्कोर होगा, आरओसी कर्व होगा, उसके अलावा हमारे पास उसकी एक्यूरेसी होगी। तो हमारे पास इस तरह के मेजर्स होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। अगर रिग्रेशन की बात की जाए तो मीन स्क्वेयर्ड एरर है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है, R2 स्क्वायर एरर है, हमारे पास मल्टीपल एरर्स होते हैं। अगर रिग्रेशन के वो उसकी केपीआईज में कंसिडर किया जाते हैं, और इन केपीआईज की मदद से, इन मैट्रिक्स की मदद से हम एवेल्युएट करते हैं कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। ठीक है।
ऐसा तो नहीं है कि वो मॉडल हमने ट्रेन कर दिया है लेकिन उसका वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है। आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ही उसका क्या कहते हैं खाना खराब है, और आप उससे रियल टाइम में यूज करने के कैपेबल है ही नहीं, क्योंकि वो इस कैबल आपने मॉडल आपकी ट्रेनिंग तो होगी और ट्रेनिंग में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो सिर्फ डाटा को रट रहा है, वो इवेंचुअली रियल टाइम इन्वायरमेंट में फेल है। तो इस स्टेज में हम मॉडल एवेल्युएशन की स्टेज के अंदर ये सारी चीजें करते हैं परफॉर्म। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर अभी आप टोटल एक वर्क फ्लो बता रहे हैं ना कि मशीन जी जी लर्निंग का स्टार्टिंग। जी जी, ये एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, इंक्लूडिंग अभी एमएल ऑप्स का इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो अभी अब आगे आएगा। यहाँ तक मॉडल डिप्लॉयमेंट तक ये एंड टू एंड एमएल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है या डाटा साइंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। इसकी स्टेजेस अच्छा। को आप आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब इसको ये आगे पीछे से मुराद ये नहीं है कि ईडीए को सबसे पहले कर दें और प्री प्रोसेसिंग और बिल्कुल एंड पे हो जाए मॉडल के बाद, तो ऐसा नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर में रहते हुए कुछ स्टेजेस को हम समटाइम शफल कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी ये चीज है। ये 4 स्टेजेस तो सीक्वेंस में ही रहेंगी ना, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? जी जी, ये तो सीक्वेंस में रहेगा। इनमें भी आगे मैंने कहा कि मल्टीपल स्टेजेस हैं, जिस तरह एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है, उसमें भी काफी सारी चीजें हैं और समटाइम्स हम वो करते हैं, समटाइम्स हम वो नहीं करते। तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कुछ अच्छा। चीजें हम कर देंगे, कुछ चीजें हम नहीं करेंगे। समटाइम्स हमें काफी ज्यादा डिटेल चाहिए होती है तो हम सारी स्टेजेस को करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक छोटा सा हटके क्वेश्चन है कि अभी तक कोर्स में हम कहाँ किस स्टेज पे हैं, मतलब इस कोर्स में? अभी तक आपने सिर्फ मॉडल ट्रेनिंग देखी है, मॉडल एवेल्युएशन। हाँ। ठीक है। अभी हम ओप्स पे गए नहीं है? नहीं, अभी तक आपने ओके। मॉडल मॉडल जिसे कहते हैं ना, मॉडल की एवेल्युएशन और मॉडल की ट्रेनिंग, उससे आगे हम अभी तक नहीं गए। ओके सर, इसके बाद तो हमारे कल पास जो यूनिट टेस्ट था वो एक किस्म की एवेल्युएशन ही थी? वो हमारे पास जो वो जो मॉड्यूल्स जब हमने बना लिए थे ना, यूनिट टेस्टिंग की जब हम बात तब करते हैं जब हमने मॉड्यूल्स बना लिए हैं। अब सर एक मिनट, जब हम मॉड्यूल्स बना लेते हैं उसके बाद हम उसके मॉड्यूल्स में जो हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं, तो उन फंक्शंस की हम टेस्टिंग के लिए यूनिट टेस्टिंग करते हैं, ताकि हमें पता चले वो जो फंक्शन हमने बनाए हैं मॉड्यूल्स में वो एक्चुअल में हमारे यूज केस के ऊपर फिट बैठ रहे हैं या नहीं। तो वो ओके। एवेंचुअली उसी का ही एक पार्ट है, उसका इससे मॉडल की साइड से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास किसी भी डेवलपमेंट, डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहाँ पर हम प्रोग्राम करके कोई वर्कफ्लो लिखते हैं ना, वो उसमें बहुत यूजफुल होता है। और वो एक अच्छी प्रैक्टिस भी कंसीडर की जाती है कि आप यूनिट टेस्टिंग का इस्तेमाल करें, ताकि आपका कोड जेनेरिक हो सके, आपके डिफरेंट यूज केसेस पे आपको पता हो कि इसके परफॉर्मेंस क्या होगी। जी सर, वो मुझे लग रहा था कि वो कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कोर कंप्यूटर साइंटिस्ट ज्यादा सही से समझ सकते हैं। मेरा मैथ से बैकग्राउंड है तो मैं बस यही पाइथन वगैरह और यही चीजें सीख रहा था। तो वो हमारे लिए फिर वो उसको समझना जरा मुश्किल है, तो उसका क्या सोल्यूशन है इस उसको? तरह मुश्किल नहीं है, इवेंचुअली ये डिपेंड करता है कि देखें, आप ना जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या आप कहीं पर स्कूल में कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैटर बिल्कुल भी नहीं करती। लाइक एज कि आप वो कर तो रहे होते हैं, मतलब इंडस्ट्री में वो यूज़ नहीं हो रही थी, लेकिन जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती हैं प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, वो आप नहीं कर रहे होते। लाइक एज कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, ऐप बना ली, वेबसाइट बना ली या वेब ऐप बना ली या मोबाइल ऐप बना ली, तो आपका मेन फोकस यही होता है कि ये चले, जो हमने डिफाइन अपना प्रपोजल में किया है उसका ऑब्जेक्टिव ये पूरा करे, दैट्स इट। लेकिन इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं ना, तो लार्ज स्केल पे ऐसा नहीं होता। वहां पर आपको और भी सिर्फ आपने कोड चलाना नहीं होता, आपने वहां पर टाइम कम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना होता है, आपने टाइम एफिशिएंसी का ध्यान रखना होता है, आपने ये देखना होता है कि ये स्पेस कितना खा रही है। उसके अलावा आपने और भी काफी चीजें देखनी होती हैं कि लाइक आपका जो कोड है ये क्लीन कोड के फॉर्मेट में आता है या नहीं आता। अगर एक बंदा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो एक कोड को 100 लाइनों में कर रहा है और काम वो एक कर रहा है, और एक दूसरा बंदा है वो 15 लाइनों में वही काम कर रहा है, तो ज्यादा बेटर कौन सा होगा? कॉम्पैक्ट कोड किसका होगा? वो जो जिस थोड़े से लाइन में कोड उस चीज को परफॉर्म कर रहा है, और वो ज्यादा लॉजिकल भी होगा। और ये चीज की आप टेंशन ना दें कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं हमें समझ अभी नहीं आ रही, ये विद द विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस आपको ये चीजें गेन होती हैं। ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा पहली बार देख के बंदे को सब कुछ समझ आ जाए कि जी मॉड्यूलर कोडिंग कैसे हो रही है, पाइपलाइंस कैसे बिल्ड हो रही है, ऑर्केस्ट्रेशन कैसे हो रही है। ये सारी चीजें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी, आप करेंगे सो इन एक शॉर्ट प्रोजेक्ट। आप ये कह रहे हैं कि जी जी, तो ये चीजें आपको इन करने से शॉर्ट आप आएंगी। ये जी जी।
इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मशीन लर्निंग सीख लेना काफी नहीं होगा, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक काम करता है जो मार्केट में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में, वो भी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी प्रॉपर। देखिए, आपको इस टाइम ना जिस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, आपको, अगर आप डाटा साइंटिस्ट हैं तो आपको डाटा साइंस के लाइफ साइकिल का पता होना जरूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पता होना चाहिए। आपको उसकी हर स्टेज पे पता होना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना। दैट्स इट। और जी ये सिर्फ मॉडल को बिल्ड करना, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट असाइनमेंट टास्क। अगर आप किसी को कहते हैं ना जी मैंने नोटबुक पे मॉडल ट्रेन किया है, वो कहेगा अच्छा, गूगल पे मुझे 1 लाख लोगों ने मॉडल ट्रेन करके रखे हुए हैं, आपने इसमें नया क्या किया? आप उसे क्या जवाब देंगे? आप साबित कर सकते हैं सो कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या मैटर कर रही है? जी। सो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना पड़ेगा इन टर्म ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर। इट्स नॉट कि मतलब आप मैं किसी चीज सिंपल को वर्डिंग में सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ। इंजीनियर, आप ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टाइटल ना दें। आप जो भी है ना, आप वेब डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप ऐप डेवलपर हैं, आप कुछ भी हैं। आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। आपको बस उस चीज के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज का पता होना जरूरी है, अगर आप उसकी मार्केट में एक्सेल करना चाहते हैं। गॉट जी इट? वही जी मैं पॉइंट और उसके आपको लिए ले जरूरी लिया। नहीं है ये चीजें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होती हैं, ये और भी बहुत जगहों पे ये लाइफ साइकिल्स और ये वर्क फ्लोज यूज होते हैं। हाँ जी, बस मैं यही कह रहा था क्योंकि हमारे लिए ये नहीं है, क्योंकि हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो हम बिगनर्स स्टेज पे हैं, तो हमें प्रॉब्लम इस वजह से है। ठीक है, मैंने आपका ठीक पॉइंट है। ले लिया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अबू सर आपका है। मैं ना जुबैर भाई की बात कंटिन्यू करना चाहूँगा। जुबैर भाई, मेरा ना बैकग्राउंड बायो से है, ठीक है। और मैं तकरीबन, मैंने मेहनत करके, ठीक है, अराउंड मुझे 1.5 साल लगा है, मैं मशीन लर्निंग में आ गया हूँ, ठीक है। तो जिसमें जाना है, ठीक है, बस उसका जीरो से एंड तक पता हो कि अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं पता तो आप चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वेब डेवलपर हो, चाहे मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, तो आपको फ़ायदा कोई नहीं है। चाहे आपका बैकग्राउंड जो मर्जी हो, ठीक है। तो बस आपको इतना पता हो कि आपने किस फील्ड में, और आपको जीरो से ऊपर तक की वैल्यू पता हो, ये काम होता कैसे, ठीक हो गया। बट सर, आखिर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैंने ना एक वर्ड सुना था, फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और फाइन ट्यूनिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे आप इस बारे में? जी, एक्सीलेंट क्वेश्चन अबू सर। देखें, फाइन ट्यूनिंग और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, इनमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? पहले तो आपसे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ। यही होता है कि मॉडल को अपने हिसाब से ट्रेन करना, लाइक उसकी वैल्यूज को एडिट करके। आई थिंक कुछ ऐसा सुना मैंने इस बारे में, अच्छा, अब आपको मैं पैरामीटर्स चेंज आपकी, है। करके। अच्छा, हाइपर पैरामीटर्स आई थिंक वो होते हैं जो रेंज से बाहर जा रहे होते हैं, जो आउटलायर्स होते हैं। इमराना, एक्चुअली में मैं लेट मी आंसर दिस। जो अबू सर बात कर रहे हैं उनके कहने का मतलब है कि जो मॉडल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है और मॉडल फाइन ट्यूनिंग होती है, इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो मॉडल, पहले तो हम इस चीज के ना कॉमन एस्पेक्ट देखें, दोनों में एक वर्ड यूज हो रहा है, ट्यूनिंग। डज इट? उस ट्यूनिंग से अब हम इसको निकालेंगे कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आप उस मॉडल की करते हैं जिसे आपने ट्रेन किया है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, सम बाय सम रीजन, या मॉडल ड्रिफ्टिंग की वजह से आपके रिजल्ट सही नहीं आ रहे। तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको दोबारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की मदद से दोबारा ट्रेन करते हैं। यानी कि ये एक प्रोसेस है जो आपको जब पता चल जाए आपका मॉडल सही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप दोबारा उस पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की एक टेक्निक लगाते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स की वैल्यूज को ऑप्टिमाइज करते हैं, और उसके अंदर ऑप्टिमल वैल्यू जो हमारी होती है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। और जो फाइन ट्यूनिंग होती है उसके अंदर आपका मॉडल नहीं होता, वो मॉडल ऑलरेडी प्री ट्रेंड है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है, लाइक एज के बर्ट है, रोबर्टा है, अल्बर्टा है, ये ऑलरेडी एनएलपी में हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स होते हैं, और ये बहुत बड़े डाटा सेट्स पे ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, प्री ट्रेंड होते हैं। इनको ट्रेन करने की मतलब उस तरह जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें आपके डाटा सेट के रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा फाइन ट्यून करना होता है। इन्हें एक चंक और उसका एक डेमो दिखा करके, ताकि इन्हें वो पैटर्न समझ में आने लग जाए कि एक्चुअल में ये पैटर्न किस तरह का है। अब एक डाटा बहुत बड़े, लाइक अगर बर्ड की एग्जांपल लेते हैं, तो बर्ड हमारे पास टेक्स्ट कॉर्पस पे बहुत ज्यादा ट्रेन है, वो जेनेरिक ट्रेन है, उसे पता है टेक्स्ट के जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो किस तरह होता है। लेकिन अगर अगर आप उसको मेडिकल के रेलेवेंट टेक्स्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसे आपको फाइन ट्यून करना होगा उस पर्टिकुलर डाटा के ऊपर। ठीक है ना? जी इमराना, आप कुछ कह रही थी।
ठीक है सर, क्लियर हो गया है। ओके, तो क्योंकि आप जो कह रही है ना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की, वो चीज वो हमारे पैरामीटर सिर्फ नहीं है, हमें पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके एक ऑप्टिमाइज वैल्यू लेनी है हर पैरामीटर के लिए जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तब हम जाके कहते हैं कि अच्छा हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की है इसकी। जी अबू सर, सर। बट हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मॉडल सही तरह ट्रेन है कि नहीं ट्रेन? क्योंकि अब आप बोलोगे यहाँ पे कि उसकी एक्यूरेसी देखेंगे, लाइक एक्यूरेसी अगर 96% भी आ जाती है तो कई दफ़ा मॉडल सही तरह ट्रेन नहीं हुआ होता। तो इस बारे में क्या कहना है? सॉरी मैंने आपकी पॉइंट गेट नहीं किया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, यानी ये क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की यहाँ पे जरूरत है या नहीं है। लाइक अगर उसकी एक्यूरेसी हमारी ठीक आ रही है, लाइक 95 या 94 की आ रही है, तो तब भी हमें जरूरत पड़ेगी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की या नहीं? बिल्कुल नहीं। आपको कभी भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते कब है? जब आपके मॉडल की एक्यूरेसी नॉर्मल टेक्निक्स मॉडल नॉर्मल मॉडल ट्रेनिंग से सही नहीं आ रही, आप तब उस पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। लेकिन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इज नॉट ओनली टेक्निक विच इज यूज फॉर मेकिंग एक्यूरेट मॉडल्स, कि अगर आपका एक्यूरेट मॉडल नहीं है, ठीक है, और भी काफी सारी टेक्निक्स हैं जिनमें एक आती है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है ना जी सुभान? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे ना दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक तो आप एक इसमें आता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, वो इस जो लाइफ साइकिल है वो उसमें कौन से स्टेप में इंक्लूड होगा? और दूसरा ये कि आप जो बात कर रहे थे कि मतलब हमारे पास लाखों जो है वो नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, और जैसे जो मतलब जहाँ पे मॉडल ट्रेन करते हैं, राइट? तो आपके मतलब प्रोजेक्ट में वो क्या चीज़ ऐसी हो कि मतलब इंटरव्यूअर को या रिक्रूटर को वो चीज़ अच्छी लगे? तो वो मतलब आप उसकी मतलब आप आपके पास कौन से सजेशंस हैं कि हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो हमारा जो हमारी नोटबुक है वो स्टैंड आउट करे? पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि आपका जो के फोल्ड वैलिडेशन की आपने बात की कि वो किस स्टेज पे आती है, राइट? और दूसरा आपने ये पूछा है कि नोटबुक्स काफ़ी सारी पड़ी हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टैंड आउट कैसे करे, राइट? ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। ओके, अगर बात करें ना के फोल्ड वैलिडेशन की, तो जब हमने अपने डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करना होता है ना, तो हमारे पास उसके लिए मल्टीपल टेक्निक्स होती है। उनमें एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होती है और एक होती है के फोल्ड वैलिडेशन। ये दोनों टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं उसको स्प्लिट करने के लिए। These are nothing just algorithms to divide a whole data set into training and testing sets। ठीक है, आप चाहे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज कर लें, आप चाहे के फोल्ड वैलिडेशन का यूज कर लें, या आप किसी और वैलिडेशन टेक्निक की मदद से उस डाटा को स्प्लिट कर दें। पहली बात तो ये आपके फीचर इंजीनियरिंग के अंदर जो ये स्टेज होती है ना, फीचर फीचर सिलेक्शन, ये उसके बाद और मॉडल ट्रेनिंग से पहले होती है। ठीक है, यू कैन से कि फीचर इंजीनियरिंग में हम यही करते हैं, हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग कर रहे होते हैं, डाटा को स्प्लिट कर रहे होते हैं कॉलम्स में, एक्स में और वाई में। और उसके अंदर एक्स वाई में तब जाता है जब हमने ऑलरेडी इसको ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड किया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? जी सर जी वो वो क्लियर हो गया। ओके, सेकंड की बात की जाए तो जब आपकी नोटबुक्स की बात है ना, पहली बात तो ये है कि डिपेंड करता है कि ये नोटबुक की भी कैटेगरी होती है। ठीक है, अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में आप आर एन डी के साइड पे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने कोई बड़ी एंड टू एंड ऐप नहीं बनानी। दो चीजें हैं, अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट में हैं तो आपको अपना आइडिया बिल्कुल यूनिक रखना होगा। ठीक है, कि आपको अपने ऐसा नहीं है कि उसका डाटा सेट, टॉय डाटा सेट कहीं पे भी अवेलेबल है, उसके 5,000 कोड भी, मतलब 5,000 किस्म के वेरिएशन वाले कोड आपको अवेलेबल है, आपने कोई एक उठाया रगड़ दिया। आपको ये अगर पता है ना कि ये कोड मिला है, ये डाटा सेट है, तो अगले को उससे ज्यादा पता है कि ये आपने कहाँ से उठा सकते हैं और कहाँ से डाटा सेट्स मिल सकते हैं और उनका कोड भी कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, जो चीज आपको यूनिक बनाती है वो ये होती है कि आपका यूज केस क्या है, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अगर तो आप हार्ट डिसीज के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यार, कैगल पे हजारों नोटबुक्स मिल जाएंगी आपको हार्ट डिसीज के ऊपर और 99.9 एक्यूरेसी के साथ मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका यूज केस ही इस तरह का है कि वो यूनिक है, वो किसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं सॉल्व कर रहा है, लाइक इसके आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने पाकिस्तानी मेट्रो का डाटा लिया और आपने उसके ऊपर आपने मॉडल इस तरह ट्रेन किया कि वो मॉडल आपको बता रहा है कि रश एरिया जब आपका हो जाए तो आपने किन 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 पैरामीटर्स को आपने यूटिलाइज करके उससे आप उस
सिचुएशन से निकल सकते हैं और आप उसमें बेटर आप अपनी ना सीट को रिजर्व कर सकते हैं। यानी कि ऐसा यूज केस जो पड़ा नहीं हुआ, जिस पे 500 बंदों ने काम किया, वो नहीं है। आपने रियल प्रॉब्लम उठाई, चाहे आपने उस पर थोड़ा काम किया है, चाहे आपने उस पर ज्यादा काम किया है, वो चीज डिफाइन करती है कि आपका यूज केस, आपका जो काम है वो कितना क्वालिटी वाला है। क्योंकि उसमें आपको कोई गाइडेंस उस वक्त इस तरह नहीं मिलेगी, आपको कोड भी मिल जाएगा, डाटा सेट, आपको डाटा कलेक्शन भी खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको उसका अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग भी खुद करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको बाकी सारी स्टेजेस में खपना पड़ेगा ना जब, तो आपके नॉलेज में और एक ऐसे बंदे के नॉलेज में जिसने कोई भी नोटबुक उठा के जी उसको 2 मिनट देखा, उसके कोड को समझ लिया या रट लिया, या 2 मिनट के लिए अंडरस्टैंड भी 1 मिनट के लिए कर लिया, तो उसके प्रोजेक्ट में और आपके प्रोजेक्ट में फर्क होगा या नहीं होगा? क्यों सुभान? जी जी बिल्कुल। तो आपके क्वेश्चन का मेरा ख्याल है कि आपको जवाब मिल जाना चाहिए। अच्छा सर, अगर इजाजत दें तो मैं इसमें ऐड करूं एक जी दो जी चीजें। सर। अच्छा, अभी हमारे पास आईकोड गुरु पे केमिस्ट भी हैं, ऑप्टोमेट्री वाले भी हैं, बायोलॉजी वाले भी हैं, फाइनेंस वाले भी हैं। तो ये जितनी नॉन सीएस बैकग्राउंड डोमेन्स हैं ना, इनमें अपने आप को नोटिस करवाना बहुत इजी है। आप कोई भी डाटा सेट उठाएं जो और स्पेशली उन डोमेन्स में जिनका डाटा सेट ही अवेलेबल नहीं है। मैं समझ बायोलॉजी में काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनका भी डाटा सेट नहीं, केमिस्ट्री में बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जिनका डाटा सेट ही नहीं है सीरियस। तो उनमें बड़ी सिंपल सी पब्लिकेशन बन सकती है, बड़ी इजी, बड़ी जबरदस्त किस्म की। जस्ट टू गैदर द डाटा सेट, लेबल इट प्रॉपरली, मेक इट ओपन सोर्स, और उस पर 2-4 बेसिक मॉडल्स चला दें। तो इसमें ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जिन्हें एमएल आती है, तो ये लोग मिलके बड़ी आसानी से पब्लिकेशंस कर सकते हैं और नोटिस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अभी वो डोमेन में काम स्टार्ट हो रहा है और आपने पब्लिकेशन कर ली, वो बेशक माठी पब्लिकेशन भी हो, तो इट विल गॉट लॉट ऑफ साइटेशंस बिकॉज दैट विल बी द फर्स्ट पब्लिकेशन इन दैट डोमेन। तो जी सर, मुझे बस ये कहना था, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, या कमेंट है सर किसी और इसमें का। आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक मैथमेटिक्स को लेके आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या हो सकता है? भाई जो एमएल है ना, ये डोमेन ही मैथमेटिक्स की है, तो मैथमेटिक्स के मेरा ख्याल है बहुत मॉडल्स होंगे। हाँ, अगर आप किसी केमिस्ट्री वाले के साथ मिलके मॉडल बनाएं, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-4 अभी प्रोजेक्ट करूंगा डाटा सेट जनरेशन के, जिसमें डिफरेंट डोमेन के लोग मिलके बैठेंगे और डाटा सेट बनाएंगे। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा डाटा सेट बनाने में, तो मुझे पता कैसे बनाते हैं, तो आई कैन इजिली गाइड दैट। तो दैट कैन बी अ गुड, आई थिंक, पब्लिकेशन। तो लेकिन जिनके पास आइडियाज नहीं है, तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न कोडिंग, मेकिंग टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, और लर्निंग बेसिक एआई। जब ये 3 स्टेप हो जाएं, तो आई थिंक 99% ऑफ द एफर्ट ये है, और शायद 1% एफर्ट है आपने किसी ऐसी चीज पे काम कर, उससे भी कम होगा। और अगर आप ये चीजें नहीं करते और आप 3 महीने लगा के एक डाटा सेट बना लेते हैं और पब्लिश भी कर लेते हैं, तो जब आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू को पहले 2 मिनटों में पता चल जाएगा कि इसने बस टुल्ले मार के पब्लिकेशन किया, आता जाता इससे कुछ नहीं। इट जस्ट टेक कपल ऑफ मिनट्स। तो डू नॉट डू अ पब्लिकेशन अनटिल कि आपको वो चीजें अच्छी तरह से आती नहीं। जी सुभान। जी सर, मेरा इधर एक क्वेश्चन है कि जो जैसे कि बायोलॉजी वाले या केमिस्ट्री वाले होंगे, उनके लिए तो वो मतलब इजी सीन होगा, उनको तो ऑलरेडी पता है कि हमने बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में ही जो है वो यूज केस को फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि मेरा मेजर जो है वो डेटा साइंस है। अब मेरे लिए तो काफी ऑप्शंस हैं, तो मतलब कौन सी डोमेन मतलब आप तो रिकमेंड करेंगे कि आप किसी केमिस्ट्री वाले को पकड़ें और उसे कहें कि लेट अस वर्क टुगेदर, एंड तुम आइडिया दो, उस चीज का डाटा सेट देखते हैं कैगल पे, अगर नहीं है तो खुद बनाते हैं। इसी तरह बायोलॉजी वाले के साथ ट्राई करते हैं, इकोनॉमिक्स वाले के साथ ट्राई करें। आप 4-5 जगहों पे फेल होंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। सर मुझे इस बात समझ नहीं आई कि अगर डाटा सेट बनाने के बाद क्या अप्रोच होगी कि
क्या करना है उस डाटा डाटा सेट सेट पे बनाना मतलब? खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं कहीं। जस्ट मेकिंग अ डाटा सेट, लेबल इट प्रॉपरली एंड मेकिंग इट ओपन सोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशन। उसके बाद उस पर 2-3 बेसिक अच्छा, मॉडल ट्राई करते हैं कि ये हमने डाटा सेट बनाया है, ये लेबल कर दिया और ये हमने 2-3 मॉडल इस पर चलाए हैं तो इनकी ऑलरेडी ये एक्यूरेसी है। ओ सो डाटा सेट बनाना इज रिलेटेड टू डाटा कलेक्शन या हाँ लेबलिंग? जी बिल्कुल, डाटा मतलब कलेक्शन फॉर में ही एग्जाम्पल, आता फॉर एग्जाम्पल डाटा कलेक्शन में, और फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल जाएं और आप कहें कि जी मुझे लेट्स सपोज कोविड का डाटा चाहिए, तो आप उसको डाटा लें, उसको क्लीन करें और उसको लेबल करें और उसे ओपन सोर्स कर दें, राइट। तो या आप किसी आई क्लिनिक में जाएं और उनसे आई के जितने इमेजेस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस, वो ले लें, उन्हें लेबल करें कि किस इमेज में आई में प्रॉब्लम है और किस इमेज में आई में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लेबल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप उस डाटा को पब्लिक कर दें, ऑलराइट सर। राइट। तो इसी तरह आप जो है क्या कहते हैं कि तो मेन थिंग इज, वो पाकिस्तान में डाटा इजीली मिल जाता है। यू जस्ट नीड टू साइन अप कॉन्ट्रैक्ट। ब्लाइंड जो आपका डाटा होता है जिसमें प्राइवेसी इंट्रूड नहीं हो रही होती, उसमें हॉस्पिटल का भी इंटरेस्ट होता है, क्लिनिक का भी इंटरेस्ट होता है कि उनका नाम आ जाएगा, तो उन्होंने सर कोलैबोरेट इसमें किया। ये भी अगर हो सके कि हम एक नेटवर्क बना दें, नेटवर्क थ्योरी, जिस जैसे दे आर कनेक्टेड टू समवन, फलान चीज फलान से कनेक्टेड है, फलान से नहीं है, तो उसकी बेस पर जैसे ग्राफ स्ट्रक्चर डेटा होता है, नोड्स, एजेस, तो हम किस चीज भाई मतलब देखें देखें जुबैर साहब, मैंने पहले एक बात की है कि 99% ऑफ द वर्क इज मेक लर्निंग कोडिंग एंड लर्निंग एआई। ओनली 1% वर्क इज कि आप ये प्रोजेक्ट करें। ओके सर समझ गया। सही है। ये प्रोजेक्ट नहीं भी, हमारे जितने भी तक स्टूडेंट गए हैं अमेरिका, वो बगैर पब्लिकेशन के चले गए हैं सारे। तो बस पब्लिकेशन की इतनी की इम्पोर्टेंस है। हम जो गलती करते हैं पाकिस्तान में, वो ये गलती करते हैं कि काम आता नहीं है और पब्लिकेशन कर लेते हैं उस चीज में। पब्लिकेशन हो जाती है लेकिन वो बड़ी क्या कहते हैं ना, आपको बस वही 2-4 चीजें समझ आई होती है उनमें से, बाकी ओवरऑल नॉलेज नहीं होता डोमेन का। तो फिर वैसे आप कैरियर में ज्यादा आगे नहीं जा सकते। जी शहरयार साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। आई गेस इनका हैंड रेज है, आवाज इनकी कम आ रही है, बल्कि आ ही नहीं रही। मेरी आवाज है क्लियर? अब आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी बोले। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एग्रीकल्चर की फील्ड है, तो क्या इसके ऊपर मतलब मैंने कैगल के ऊपर देखे हैं तकरीबन 1400 जो है ना डाटा सेट मौजूद है, तो मुझे नहीं मतलब इसके ऊपर बना लेना चाहिए एक अद्दा? बिल्कुल बना लें, एग्रीकल्चर में तो बहुत आसान है डाटा सेट बनाना, ओके क्योंकि जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है उसकी, पाकिस्तान में सॉइल डिफरेंट है, वेदर डिफरेंट है। तो आप एक डाटा सेट बना दें जो पाकिस्तान में, مثلا पाकिस्तान में सिट्रस के ऊपर डाटा सेट बना दें आप सरगोदा का। वो तो एग्रीकल्चर में तो अगर अगर आप 0.5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो सॉइल की कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, तो आप एक नया डाटा सेट बना सकते हैं। नहीं, मैं इंटरनेशनल मुझे कह रहा था कि कैगल के ऊपर मौजूद है ऑलरेडी डाटा सेट्स, उनके ऊपर मॉडल बनाने के या फिर खुद बनाना पड़ेगा डाटा सेट अलग से? चलो ठीक हो भाई गया। ये अगर आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अपना डाटा सेट भी बनाना तो ये पॉसिबल है। ओके सर, राइट, सही है, ये पॉसिबल है और वो यूज भी हो सकता है, उसे साइटेशन भी मिल जाएंगी। राइट सर, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। चले ठीक हो गया। हाँ लेकिन उससे पहले आप एआई और कोडिंग सीख लें फिर ये काम कीजिएगा, वरना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ओके सर, श्योर, थैंक यू। राइट। अगर आपको एआई आती है और कोडिंग आती है तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है इस अपनी डोमेन में। राइट सर, थैंक यू।
चलें जी, कंटिन्यू करें। आई थिंक नोबडी हैज एनी अदर कमेंट। ओके, तो मेरा ख्याल है कि मॉडल एवेल्यूएशन तक आपको समझ आ गई होगी। तो हम जो इसको डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडल एवेल्यूएशन में हमने सिर्फ सिंपली क्या करना है, उस चीज़ को एवेल्यूएट करना है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। अगर इसकी हम वैसे बात करें कि मॉडल एवेल्यूएशन में हमारे पास कौन कौन से क्या क्या कहते हैं लाइब्रेरीज हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो एज आई सेड बिफोर, साइकिट लर्न, यू कैन यूज़ दैट साइकिट लर्न लाइब्रेरी, बिकॉज ये जो है हमारे पास बहुत ही मल्टीटास्किंग किस्म की लाइब्रेरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी के साथ ही काफ़ी कुछ कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेंसर फ्लो मॉडल एनालिसिस, जिसको हम ये कह सकते हैं TFM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि टेंसर फ्लो को यूटिलाइज करना किसी टास्क के लिए इट्स नॉट इजी टास्क, बिकॉज कुछ एनालिसिस ऐसे भी हैं जिनमें इसको क्यूडास चाहिए होते हैं, और वो एनवीडिया की आपको जब तक जीपीयू ना हो वो उसको सपोर्ट तब तक नहीं करते लोकल सिस्टम पे। उसके अलावा जब आपकी मॉडल बिल्डिंग हो जाती है तो उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज आती है जिसको कहते हैं मॉडल इंटरप्रिटेबिलिटी। अगर इस चीज़ को मैं कहूँ कि डाटा साइंस और ML की दुनिया में सिर्फ 1 से 2%, 1 से 2% लोग जानते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी एक बहुत ही रेयर चीज़ है जिसका लोगों को पता हो। मॉडल बनाना सबको आता है, डिप्लॉय सब कर लेंगे जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई किसी से कह दे कि इंटरप्रेट कैसे हो रहा है, यानी कि उसकी जो मॉडल की स्टेजेस है वो प्रिडिक्ट एक्चुअल में कर कैसे रहा है, मुझे एक ले मैन को विजुलाइज करके दिखाओ कि वो किन किन स्टेजेस से किस तरह लर्न करके उसकी ये एक प्रिडिक्शन दे रहा है जो मुझे शो हो रही है। तो आप इतने कैपेबल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टेक्निक, दिस इज कॉल्ड मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी, यानी कि उसको आसान लफ्जों में समझाना। अब सवाल ये है कि समझाना कैसे है। हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास लाइम, एक होता है हमारे पास शैप। बेसिकली नॉर्मली सबसे ज्यादा ये दोनों यूज होते हैं, LE5 भी हमारे पास यूज होता है, लेकिन ये फ्रेमवर्क्स भी हैं और अपने आप में ये एल्गोरिथम्स भी हैं। ये एक ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो एल्गोरिथम्स के ऊपर बने हैं, ठीक है। अगर आप लाइम की बात करें तो लीनियर इंटरप्रेटेबिलिटी मॉडल एवेल्युएशन इट स्टैंड फॉर, ये इस एल्गोरिथम के बैकएंड पे ये बैकएंड इसके पीछे ये लगाया हुआ है। इसी तरह शेप हमारे पास जो है वो स्टैंड फॉर है शेपली अडेप्टिव प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन है मॉडल की, ये करना बहुत रेयर आर्ट है और ये बहुत से लोगों को नहीं आता। तो इसको दूसरा इसका नाम एक्सप्लेनेबल एआई भी है। अगर आपने शायद इस नाम को सुना हो एक्सप्लेनेबल एआई, या आपने कहीं आर्टिकल या गूगल पे देखा हो, तो इसका वो दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है मॉडल डिप्लॉयमेंट स्टेज। जब आप उसे इंटरप्रेट कर देते हैं तो आपने अब क्या करना है, उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए आपको सबसे पहले मॉडल सेव करना पड़ेगा, फिर कोई उसकी API बना के या वेब ऐप या मोबाइल ऐप बना के आपको उसको टेस्ट करना होगा कि रियल टाइम इन्वायरमेंट में आपका मॉडल किस तरह परफॉर्म कर रहा है और वो यूजर के लिए फायदेमंद कैसे है। मैंने नोटबुक तो बना दी है, वो मेरे पास पड़ी है, बाकी दुनिया सारी मर रही है, उनको क्या पता भाई, उनके उस बीमारी का हल मेरे पास है जो, लेकिन मैंने उनको दिया ही नहीं, मेरे पास नोटबुक बनी पड़ी है, मैं क्या करूंगा, या कोई एक यूजर उसका क्या करेगा। तो आपको ये करना है, आप उसको मॉडल को डिप्लॉय करते हैं ऐसी स्टेज पे कि मॉडल को लाइव करते हैं। पहले तो आप करते हैं डिप्लॉय, यानी कि उसकी ऐप बना के उसकी लोकल टेस्टिंग करते हैं, देन उसको किसी क्लाउड पे डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास अगर स्ट्रेटजीज की बात की जाए तो हम सिंपल फ्लास्क का यूज कर सकते हैं, फास्ट API का यूज कर सकते हैं, जेंगो का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ORM सपोर्ट चाहिए या आपने बहुत बड़े स्केल पर ERP सिस्टम्स को बनाना है तो आप जेंगो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फ्लास्क या फास्ट API, इनकी मदद से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास टेंसरफ्लो सर्विंग की एक पैकेज है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और अगर टेक्निक्स की बात करें ना, तो अब आ जाती है ML ऑप्स। जब आपने मॉडल डिप्लॉय कर दिया ना, तो अगर तो सिंपली आपने मॉडल डिप्लॉय किया है तो दिस होल लाइफ साइकिल विल बी कॉल्ड एज एंड टू एंड डाटा साइंस या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। लेकिन अगर अब इसी को हमने कन्वर्ट करना हो ML ऑप्स में, तो हमारा पहली स्टेज मॉडल डिप्लॉयमेंट से पहले आती है और वो आती है डॉकराइजेशन या कंटेनराइजेशन। हमने उसको कंटेनराइज करना है इस पूरे प्रोजेक्ट को, और हमने उसको एक डॉकर फाइल उसकी बना के हमने उसको डिप्लॉय करना है, रादर देन कि हम क्या कहते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को एज इट इज भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन वो एक अप्रोच ML ऑप्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, डेवऑप्स में यूज होती है, डाटा ऑप्स में होती है, ठीक है। अब कंटेनराइजेशन की अगर आपको किसी को नहीं पता तो इसका मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अगर एक बंदे ने, उसका 10 कनाल पे घर है, उसने घर की शिफ्टिंग करनी है दूसरे घर में, कैसे करेगा। पूरी एक एक चीज को निकाल के बाहर रखेगा, फिर सारों को, जो जिसके हाथ में मजदूर लगा दिए, जिसके हाथ में जितनी चीजें आई हैं वो ट्रक में लोड करेगा, ऐसे लेके जाएगा। वैसे ऐसे भी लेके जा सकता है, तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अभी हमने सिंपल मॉडल को डिप्लॉय किया। लेकिन अगर आपने एक एफिशिएंट वे में काम करना है तो आप क्या करेंगे,
ना चीजें टूटें ना चीजें खराब हो, बल्कि वो एग्जैक्टली सेफ एंड साउंड उसी ऑर्डर में जैसे वो हैं, जैसी की तैसी वैसी की वैसी वहां पर अगली डेस्टिनेशन तक जाएं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक एक कमरे के लिए एक आप बॉक्स बना देंगे, या एक क्या कहते हैं कंटेनर छोटा सा बना देंगे। उसके अंदर स्मॉल बॉक्सेस होंगे जिसके अंदर आप एज इट इज चीज़ों को पैक करेंगे, और वो आराम से उठा के कंटेनर में रखेंगे, और वो कंटेनर आगे जाएगा, और एज इट इज जो जिसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस जगह की जिस चीज़ की जिस जगह के लिए बनी है वो उसी जगह पर जाएगी बगैर किसी नुकसान के। ठीक है, ये मिसाल है कंटेनराइजेशन की कि हमें ये क्यों करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर एक चीज हमारे पास आती है, कंटेनराइजेशन तो हमने चलो समझ ली। अब हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है कि कंटेनराइजेशन ठीक है हमने कर ली, इसके बाद क्या, हम ये कर क्यों रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर, अगर आप पाइथन में काम करते हैं तो इसकी एक लाइब्रेरी का एक वर्जन जो है ना, समटाइम्स वो दूसरे वर्जन उसको पसंद ही नहीं आ रहा होता, वो उसके होने से वो कोड क्रैश कर जाता है। तो इससे ये होता है जो वर्जन जिस लाइब्रेरी का जैसे था, आपको जरूरत नहीं है याद रखने की कि आपने इसकी कौन सी लाइब्रेरी वर्जन इंस्टॉल किया था, वरना रैंडमली इंस्टॉल करेंगे वो लेटेस्ट ही कर देगा, और हो सकता है कि वो फीचर जो आप यूज कर रहे हैं वो उसमें हो ही ना। आई होप कि आपको कंटेनराइजेशन का समझ आ गया होगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंटेनराइजेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इनकी अगर टूल्स बात की जाए तो डॉकर्स की मदद से आप कंटेनराइज कर सकते हैं, आप क्यूबरनेटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेनराइजेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास जब कंटेनराइजेशन हमने कर दिया किसी चीज़ को, उसके बाद हमारे पास स्टेज आती है जिसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन इज अ थिंग। आकिब अच्छा, कोई साथी बताएगा कंटेनराइजेशन का फायदा क्या होता है, करते क्यों? सर ये मैं भी इसको एलेबरेट कर देती हूँ कि जो कंटेनराइजेशन हम लोग जो कर रहे होते हैं, बेसिकली पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता था वर्चुअल मशीन्स का। अगर आप लोगों को पता हो, अभी भी यूज़ होती हैं वर्चुअल मशीन्स। लेकिन हम लोग जब वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करते हैं तो जैसे आपकी विंडोज़ की एक मशीन है, उस मशीन के ऊपर आप अपना पूरी की पूरी एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, जैसे आप लिनक्स उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और आपके पास होता क्या है कि आप अपनी एक्चुअल मशीन के सारे रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज पूरे के पूरे उस वर्चुअल मशीन को अलॉट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो हम उसमें कुछ मेमोरी रख देते हैं, कुछ आप उसमें हार्ड डिस्क ऐसे कर देते हैं। और वो जो वर्चुअल मशीन होती है वो क्या होता है, वो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जो कि आपके अपने सिस्टम के ऊपर रन हो रहा होता है। उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और उसका हर चीज़ अपने लेवल की होती है, ठीक है, मतलब अपनी हर चीज़ अपनी होती है, ठीक है। होता क्या है कि फिर वर्चुअल मशीन्स आपकी ज़्यादा आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करती हैं, ठीक है। कंटेनराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया उस दो वजह से आया। एक तो ये था कि जैसे आपने जो है अपने आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपने अपनी एप्लीकेशन बिल्ड की है। अब आपने जब अपनी एप्लीकेशन बिल्ड किया, आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं किसी और की मशीन के ऊपर। अब आपने अपनी कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं, अपना आपको एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चाहिए था फॉर एग्जांपल, उसमें पाइथन की एक खास आपको लाइब्रेरी चाहिए थी। फिर आपकी जो आपकी एप्लीकेशन रेडिस के साथ वर्क कर रही है, तो रेडिस के अपने उसके रिसोर्सेज थे या उसकी अपनी रिक्वायरमेंट थी। तो हर आपके जो आप एप्लीकेशन डिप्लॉय यूज कर रहे हैं, वो जब आप डिप्लॉय करते हैं टेस्टर्स को देते हैं टेस्ट करने के लिए, तो उसको अपने रिसोर्सेज लाइक उसको उनकी मशीन्स उस लिहाज से प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। तो जब वो टेस्टर के पास जाते हैं तो टेस्टर के पास तो आपकी एप्लीकेशन फेल हो जाती है, ठीक है। या तो ये है कि आप पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन वहां पे बनाएं, और वो वर्चुअल मशीन के साथ आप उसके ऊपर सारा वही सारी लाइब्रेरीज करें, बट दे कंज्यूम लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते हैं। तो उसका उन्होंने जो ऑल्टरनेट सोल्यूशन ला के दिया वो कंटेनराइज डॉकर्स का था, कि डॉकर्स के अंदर आप क्या करते हैं कि आप एक कंटेनर बना लेते हैं। जब आपने अपनी एप्लीकेशन किसी को देनी है तो आपने उसका पूरा का पूरा इमेज देना है। उस इमेज के अंदर ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन होगी, बल्कि वो पैकेजेस भी होंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं। आपकी पैकेजेस की कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, वो पैकेजेस की कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होती है। फिर आपके पास आपने डॉकर फाइल लिखी होती है, जब आप डिप्लॉय करते हैं किसी बंदे को उसके पास भी डॉकर वो उसका सेटअप पूरा होता है। तो जब आप अपने उनको देते हैं, वो सिर्फ एक इमेज पुल करते हैं, उस इमेज के पुल करने के ऊपर उससे रेलिवेंट जो भी पैकेजेस हैं, जैसे भी डायरेक्टरीज बनी है, वो सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और आपको लाइक वो सारी हेडेक खत्म हो जाती है। और कंपेयर जो हम वर्चुअल मशीन से कर रहे थे, तो वर्चुअल मशीन जो था
वो आपका लाइक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलहदा से आपका जनरेट करता है, राइट। लेकिन जो कंटेनर है वो बेस मशीन की ही रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है। तो सारे जो भी कंटेनर्स आपके जो डॉकर आपका यूटिलाइज कर रहा होता है आपकी बेस मशीन के सेम कंटेनर्स को यूज कर रहा होता है। और वो आपके अलहदा से हर चीज को नहीं बनाता। तो उनकी जो साइज होता है डॉकर्स का, डॉकर इमेजेस का, ठीक है, वो आपका कम होता है। और इवन डॉकर को रन करने के लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो वर्चुअल मशीन के कंपैरेटिवली काफ़ी कम चाहिए होते हैं। और आगे जो है वो आके मजीद बता देते हैं ऑर्केस्ट्रेशन का। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। मैम, आपने बड़ा जबरदस्त बताया। बेसिकली अगर एक इसके दो यूज केसेस हैं। एक यूज केसेस है कि अगर 100 बंदों की टीम है और एक प्रोडक्ट एक और वो एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन एक मशीन पे चल रही है लिनक्स की, और वो दूसरे डेवलपर की मशीन पे काफी ज्यादा चांस है कि नहीं चलेगी। मेजॉरिटी केसेस में नहीं चलती, राइट। उसकी रीजन क्या है कि नीचे अंडरलाइंग 100-200 लाइब्रेरीज लिंक हो रही होती हैं, जिनके वर्जन डिफरेंट हो सकते हैं, जिनकी सेटिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो जिस चैट में अली रजा ने कहा कि बट इट वर्क्स ऑन माई मशीन, ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसी तरह ही वर्चुअल मशीन में या डॉकर के अंदर डेवलपमेंट कर रही है। तो ये तो है विद इन अ कंपनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें क्या होगा, हर डेवलपर आप गिटहब में पूरे का पूरा इमेज रखेंगे वीएम का या डॉकर का, जो भी आप यूज कर रहे हैं, और हर डेवलपर वही इमेज डाउनलोड करके पुल करके, जिसे हम टेक्निकली पुल करना कहते हैं, वो पुल करके तो उसमें डेवलपमेंट करेगा। तो ये गारंटीड होगा कि 100 के 100 बंदे जो भी काम कर रहे हैं वो हर मशीन से कर, डिस्पाइट द फैक्ट कि हर बंदे की मशीन पे मुख्तलिफ लाइब्रेरीज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। अदरवाइज लिनक्स में नहीं करता ये, विंडोज में ये प्रॉब्लम नहीं है, लिनक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा इसका जो ये यूज होता है वो ये होता है कि लेट्स सपोज मैं एक स्टार्टअप हूँ, मैंने अपना प्रोडक्ट किसी और कंपनी को देना टेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए नॉर्मली लोग ऑब्वियसली ऐसी चीज देना चाहेंगे जो दूसरे कंपनी की मशीन के ऊपर चले भी चाहिए। तो वो हम डॉकर का कंटेनर दें, यानी कि डॉकर एक सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ कंप्लीट चीज होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर जो भी चीज है वो गारंटीड है कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी उसके पास है, और वो उसी तरह जाकर दूसरे मशीन पे चले, ये गारंटीड होता है डिस्पाइट द फैक्ट कि दूसरे की मशीन पे कुछ चीजों का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो डॉकर या वीएम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, ये क्लियर हो गया सब लोगों को। तो इसलिए आप कभी भी कोई भी चीज किसी और को देना चाहेंगे कि वो रन करे, तो नॉर्मली आप डॉकर कंटेनर के अंदर फिर डालेंगे और वो डॉकर कंटेनर, या फिर सोर्स कोड देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं आप सोर्स कोड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी हैं आप सोर्स कोड नहीं देना चाहते, या कोई भी आपका सीक्रेट सॉस है सिर्फ प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो वो आप अपने एग्जीक्यूट डॉकर के अंदर देंगे। चलें जी, कंटिन्यू करें इसके लिए। आई आकिब सर होप इट इज थोड़ा क्लियर सा टू एवरीबॉडी। कुबरनेटिस का भी थोड़ा सा क्विकली ब्रीफ दे देते हैं, फिर आप उसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर हाँ दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली वो आना चाहिए यहाँ। जी, तो जब आपके पास बहुत सारे डॉकर्स होते हैं ना, देखिए आपके पास क्या होता है कि पहले, अब फॉर एग्जांपल आपकी एक ना फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। जैसे फ्रंट एंड है एप्लीकेशन के, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पार्ट्स, मतलब मैंने पहले बताया होगा, अभी आज तो नहीं बताया, बट एप्लीकेशन के ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं ना, जैसे माइक्रो सर्विसेज भी सर ने एक दफ़ा जिक्र किया था। अब होता क्या है कि एक है फ्रंट एंड, उसकी हम एक सर्विस बना लेंगे जो कि फ्रंट एंड को डील कर रही है, ठीक है। एक हम उसकी डेटाबेस की वो बना लेंगे, एक सर्विस होगी। तो अब होगा क्या कि ये डिफरेंट कंटेनर्स पे चीज़ें रन हो रही होती हैं, ठीक है। डिफरेंट कंटेनर पे कैसे कि एक जो कंटेनर है जो फ्रंट एंड को डील कर रहा है वो सिर्फ फ्रंट एंड को डील करता है, ठीक है। वो एक कंटेनर के अंदर नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस सिर्फ एक ही एप्लीकेशन रन हो रही होती है। जैसे हमारी मशीन्स पे तो हम मल्टीपल चीज़ें रन कर रहे होते हैं ना, एक पे डेटाबेस, एसक्यूएल का डेटाबेस भी रन हो रहा है, या रेडिस का डेटाबेस भी रन हो रहा है, हमारी फ्रंट एंड भी चल रही है, हमारा बिजनेस लॉजिक मिडल वेयर भी चल रही है, ऐसा नहीं होता। जब हम डॉकर्स की बात करते हैं तो हम एप्लीकेशन को, चूंकि हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया होता है, तो हमारे डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं एप्लीकेशन के वो अलहदा से डिप्लॉय होते हुए होते हैं, ठीक है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एक फ्रंट एंड है, ठीक है, उसके पास आपके पास लाइक आपके फ्रंट एंड की एप्लीकेशन आप समझ लें कि आई मीन इंटरफेस रख लें उसका नाम, ठीक है। इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज जस्ट हैंडलिंग द फ्रंट एंड, राइट। और अब बैक एंड के लिए एक रेडिस सर्वर है जो की वैल्यूज, रेडिस को छोड़ दें, एसक्यूएल सर्वर है जहाँ पे आपका डेटाबेस सेव हुआ हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब स्केलेबिलिटी कैसे प्रोवाइड होती है डॉकर्स के साथ, अगर आप एज्यूम करें, ठीक है। अब होगा क्या कि आप क्या एक कंटेनर रन करेंगे, और क्या कंपनीज के अंदर एक कंटेनर रन हो रहा होगा इंटरफेस का? नहीं। हम जब कहते हैं ना स्केलेबिलिटी की, आपने बड़ी दफा ये टर्म सुनी होगी कि स्केलेबिलिटी हो रही है, स्केलेबिलिटी, व्हाट डज स्केलेबिलिटी मीन्स? हो क्या रहा होता है कि आप जब बहुत ज्यादा नेटवर्क के ऊपर लोड बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग हैं, बड़े खुश हो गए हमारे कोर्स से, ठीक है। तो हमारे कोर्स लाइक हमारा कोर्स फॉर एग्जांपल बहुत इंटरेक्टिव कोर्स था, और हम कम्युनिकेशंस भी कर रहे थे और हम क्वेश्चंस भी ले रहे थे, ठीक है। अब हमारे कोर्स के स्टूडेंट बढ़ गए कोई 500, ठीक है। अब हमारे साथ हमारे लिए लोड बढ़ गया। पहली बात है कि जूम का वो सेशन ही एनफ नहीं था, तो हमने क्या किया कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेम कंटेंट्स हम दो जगह डिलीवर कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से जब आपकी एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है, जब उसके ऊपर बहुत सारी लोड बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल इंस्टेंसेस कंटेनर्स के ना रन करते हैं, ठीक है। वो सेम एप्लीकेशन का ही को रन कर रहे होते हैं, मगर दे आर डेडिकेटेड टू सम, फॉर एग्जांपल किसी खास रीजन को वो टारगेट कर रहे थे कि अच्छा पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है ना वो ये वाला कंटेनर हैंडल करेगा, यूएस के जो ट्रैफिक है ना वो ये वाला कंटेनर हैंडल करेगा। इंटरफेसेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। हमने डिवाइड किए होते हैं अपने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, तो इस तरह हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि अब एक टाइम तो एक तो बात यह है कि भाई मैंने 4 कंटेनर्स पुल कर लिए, स्टार्ट कर दिए। अब हुआ क्या कि जब 4 कंटेनर क्लाउड पे किए हैं तो उनको पैसे तो लग रहे हैं ना, ठीक है। और पता चला जी मेरा तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो मुझे 4 की बजाय 10 कंटेनर चाहिए थे, क्योंकि लोड स्पीड स्लो हो गई। और जो कस्टमर्स हैं या ऑर्डर लेने के, रेस्टोरेंट के ऑर्डर की जैसे आप बात कर ले, कोई भी एग्जांपल ले लें, अब वो जब अगर एक कम आपके कंटेनर्स होंगे तो लोड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, स्पीड की और परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा, राइट। हम क्या करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि हम ऐसा हमें सिस्टम चाहिए कि जो जैसे ही लोड बढ़े वो ज्यादा कंटेनर्स पुल कर दे इंटरफेस के। और जब उसको देखे, जैसे फॉर एग्जांपल वेटर है, बढ़ जाए एक काम करने के, ठीक है। अब जैसे ही वो जो लोड कम हो तो जो वेटर्स है वो कम हो जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारा एक सिस्टम स्केलेबल हो जाए। कम ज्यादा है तो ज्यादा कंटेनर्स हो जाए, कम है तो कम हो जाए। एक तो ये मसला, ठीक है। ये कैसे करें? हमें जो डॉकर, अगर सिंपल डॉकर की बात करें, वो तो हमें इमेज बना के लाइक हम